नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। जहां सत्ता पक्ष बजट को लेकर लगातार बैठक कर रहा है, तो वहीं विपक्ष ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। बजट सत्र शुरू होने की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। जहां सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। हालांकि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गुरुवार दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कांग्रेस की ओर से कौन कौन से मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे, साथ ही इस बार का बजट कैसा हो, इस बारे में जानकारी दी जा सकती है। हुड्डा ने कहा कि बजट जनहित में हो, यही उनका सरकार को सुझाव है। हरियाणा में राजनीतिक जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उस पर चर्चा हुई और जो इस सरकार की गलत नीति, गलत फैसले की वजह से आम जनता को परेशानियां हो रही हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ये सब बातों की चर्चा हुई और आने वाले विधानसभा स्तर में क्या क्या कॉल अटेंशन लाने हैं, क्या एडजर्नमेंट मोशन लाने हैं, इस बात की चर्चा हुई हमारी। और बाकी जो हर विधायक साथी के उसके यही आई बात कि लोग बहुत परेशान हैं। हर फैसला इस सरकार का जन विरोधी फैसला है। मैनिफेस्टो में वायदे किए, वो कोई पूरा नहीं किया, तो ये आने वाले विधानसभा स्तर में, बजट स्तर में, भाई अगर आप बजट देखेंगे, बजट अगर जनहित का हुआ तो हम उसको वेलकम करेंगे। उम्मीद नहीं है इस सरकार से कि जो अब तक जितने बजट दिए हैं, जन विरोधी दिए हैं, कर्जा बढ़ाने का एक काम किया है। कल पीसी है 12 बजे यहीं पे, ठीक है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ में बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, मेयर्स और अधिकारी मौजूद रहे। बजट से पूर्व की जो तैयारी के नाते से बैठकें हैं, एक बैठक हमने सामूहिक की है, बहुत से विभाग और उनके सेक्रेटरी सब आए थे, लेकिन कुछ विभागों की अलग से एक्सक्लूसिव बैठक तय की थी। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज है, रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो उसमें आज अर्बन लोकल बॉडीज के सभी हमारे जो डीएमसीज हैं उनको बुलाया था, अधिकारी सारे डिपार्टमेंट के थे और सब बातों पर चर्चा की गई। जो अभी तक करते आ रहे हैं उसमें और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ताकि एक स्थानीय तौर पर भी हर एक लोकल बॉडी अपने अपने बजट बनाए और उस बजट में जो उनकी अपेक्षाएं हैं प्रदेश से वो रखें। हमारा जब बजट 2 तारीख को उसके एस्टिमेट्स हो जाएंगे, हमने जो उनके लिए एलोकेशन करनी है उसमें हम अपनी ओर से घोषित करेंगे और बाद में 15 तारीख के बाद 15 मार्च से लेकर के और 30 मार्च के बीच में सभी अर्बन लोकल बॉडीज अपने अपने बजट बना करके और उसकी सूचना प्रदेश को भेज देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई उनको गाइडेंस देनी है तो उसके बाद वो गाइडेंस भी उनको दे सकें। बजट तो पहले भी बनते हैं, लेकिन ध्यान में यह आया कि अभी उतनी गंभीरता से वो बजट नहीं बनाए जाते और रियलिटी से काफ़ी दूर रहते हैं। लेकिन अभी रियलिटी के नज़दीक आकर के बजट बनाएं ताकि प्लानिंग ठीक बने और फिर उनकी अपनी एक जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसका एहसास भी उनको हो, क्योंकि इनकम, निश्चित इनकम प्रदेश से, सेंटर से जो फंड्स मिलते हैं वो तो है ही है, अपनी स्वयं की इनकम भी कैसे बढ़ा सकते हैं जिसमें से अपने विकास के कामों को तेज गति से कर सकें। इसमें जो उनके कमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो हमने सुनिश्चित किया है कि जो प्रदेश से हम फंड्स देते हैं उसमें हर महीने कमिटेड एक्सपेंसेस उनको जरूर मिल जाए,
ताकि किसी प्रकार की सैलरी का, बिजली के बिल का, कोई रेंटल, कोई एक्सपेंस है उनका, उसमें कठिनाई ना आए, वो रेगुलर काम चलते रहें और विकास के नाते जो फंड्स इधर से मिलते हैं या फिर वो अपने फंड जितो उनकी इनकम है उसमें से ज्यादा विकास के काम वो करवा सके। 74वां अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान में, उसमें ये कहा गया है कि ये सब स्थानीय जो इकाइयां हैं, चाहे पंचायती राज है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हों और उनमें 18 फंक्शंस बताए गए हैं कि वो 18 फंक्शंस वो अपने आप करें। उसमें फंड्स केंद्र से भी आते हैं, प्रदेश से भी जाते हैं। हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके माध्यम से हर वर्ष कितने फंड्स जाने हैं, जैसे पिछले वर्ष 6% का एक कमिटमेंट था, इस बार 7% का किया है। बल्कि इस बार कमीशन ने रिकमेंड किया कि 2% फंड्स स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में अलग से वो जो कम आय की जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको देने के लिए डिस्क्रिप्शन भी अपने हाथ में रखें। वो मोर और लेस 9% वो जाता है। 2% जो रजिस्ट्रेशन का यानी जो मिलता है स्टाम्प ड्यूटी, वो स्टाम्प ड्यूटी भी उनको अलग से दी जाती है। और बिजली के जो बिल होते हैं उसमें भी 2% के जो सरचार्ज है वो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, म्यूनिसिपल में म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में गांव की पंचायत के लिए वो भी रिजर्व किए गए हैं। इसलिए वहां स्थानीय इकाई पर इनकम कैसे ज्यादा बढ़े, इसके लिए प्रदेश भी सहायता करता है। स्थानीय तौर पर कुछ योजनाएं वो बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई टैक्सेस का बोझ स्थानीय जनता पर उनके कारण से आएगा ऐसा नहीं है। इसमें गाइडेंस तो स्टेट की ओर से उनको दी जाती है। अभी नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी म्यूनिसिपैलिटीज की इनकम का काफी बड़ा साधन बनेगा। देखिए, क्योंकि मिस हैंडलिंग तो कुछ लोगों ने की है, खास करके हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, या जो अनप्लैन्ड डेवलपमेंट चल रही थी उसमें 7A को लगा करके, ताकि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज जो जगह जगह बनने की जो एक प्रवाह चला हुआ था उसको रोकने के लिए नहीं बनाया था। फिर भी कुछ जगह उसकी अनदेखी करके बिना NOC के और रजिस्ट्रियां जो की गई हैं उसमें से डिपार्टमेंट की फाइंडिंग ये है तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए लिखा है। तो एक अच्छा स्वागत योग्य स्टेप है कि ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सारे काम हमको करने हम करेंगे। वहीं आने वाले दिनों में कई विभागों के साथ मुख्यमंत्री इस तरह से चर्चा करेंगे। कल भी हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया। बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा हुई। बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। धर्मांतरण विरोधी कानून पेश होगा। 12 मार्च तक चल सकता है बजट सत्र। 7 या 8 मार्च को पेश हो सकता है बजट। 20 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त किया जाएगा। हालांकि आगे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई और विभागों के साथ बैठक करेंगे। वहीं एक बार फिर 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। जाहिर है ये बजट सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। यही वजह है कि दोनों ओर से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां सरकार पर अच्छा बजट पेश करने का दबाव होगा, वहीं विपक्ष चाहता है कि बजट ऐसा हो जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की हम बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने NHAI और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक की है और NHAI के चौधरीवास, मुकलान, सरसौद, बिचपड़ी और सच्चा खेड़ा गांव में एलिवेटेड रोड का निर्माण करने के निर्देश भी जारी किए। इसके अलावा जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को NHAI के पुराने रोड से जोड़ने के निर्देश जारी किए ताकि उस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और लोगों को सुविधा मिल सके। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विकास एवं पंचायत विभाग के साथ ही हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में फुरनी की सड़कों के साथ ही पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएं ताकि सड़कें मजबूत रहें और ग्रामीणों को असुविधा का सामना न करना पड़े। पुराने तालाबों को भी प्राथमिकता से साफ कराया जाए ताकि पशुओं को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इसके लिए
प्रदेश के हर गांव की हर गली का सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने की ड्यूटी ग्राम सचिवों की लगाई जाएगी। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला इन दिनों पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज कैथल में ओम प्रकाश चौटाला एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बाबा राम रहीम की फरलों का भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर जेल में बंद सभी अपराधियों को छोड़ दिया जाए तो क्या इससे कोई फायदा होता है, उल्टा इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती है। मुझे लगता नहीं कि इससे कोई बीजेपी को फायदा होगा, बल्कि जेल में जो मुलजम है उन सबको छोड़ दे तो क्या इससे कोई लाभ मिलता है, उससे लोगों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ती है। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा लुटेरी सरकार से दुखी है, परेशान। प्रदेश के किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि भिवानी में राज्य स्तरीय पशु मेला 25 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। पशु मेले के प्रचार के लिए होर्डिंग, रेडियो, मोबाइल, SMS के माध्यम से लोगों को बताया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मेले में पहुंच सकें। किसानों को प्रदर्शनी लगाकर नई तकनीकों के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही मंत्री ने मेले में आने वाले किसानों के मनोरंजन, खानपान समेत 5000 किसानों के आने जाने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नीलोखेड़ी विधानसभा के गांव सुल्तानपुर में 5 पॉइंट सिस्टम का निरीक्षण किया। वहीं 5 पॉइंट सिस्टम से कैसे गांव का पानी आ रहा है और कैसे उसे साफ किया जा रहा है, अधिकारियों से इसकी पूरी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को सही तरीके से देखरेख के निर्देश भी जारी किए। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सीएम मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार विभिन्न परियोजनाओं के तहत प्रदेश में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से 13 फरवरी को स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। सभी नागरिक इस सफाई अभियान में अपना अपेक्षित सहयोग दें। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपने 2 लिए कि हाँ सर, रिपेयर करनी पड़ती है। और हमारे गांव के अंदर पानी भराव की समस्या थी, ये बहुत अच्छा एक सरकार का जो 5 पॉइंट से जो हमारा गरीब वाटर है उसको इसमें मैनेज किया है। और इससे पूरे प्रदेश में जो गांव में शहरीकरण की सोच सरकार की है, भाई गांव के अंदर वो सारी सुविधाएं मिले। ये आपने फ्रेश हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक की। बैठक में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आगामी रबी खरीद सीजन 2022-12 में चना, सरसों और सूरजमुखी की फसलों की खरीद को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में बताया गया कि सरकार सरसों की खरीद 28 मार्च, चने की खरीद 1 अप्रैल, सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू करेगी। और यह भी बताया गया कि खरीद सीजन के दौरान राज्य सरकार सरसों 5050 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य, चना 5230 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 6015 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसाधारण की शिकायतें सीधे सीएम कार्यालय तक पहुंचाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। सीएम विंडो और ट्विटर हैंडल के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए सचिव वी उमाशंकर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। अब 3 महीने में 3 बार नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। साथ ही संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश भी जारी किए, जिससे लोगों की शिकायतों का तुरंत निवारण हो सके।
और अब खबर है गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में 10 फरवरी से पहली कक्षा से लेकर 9वीं तक के जो स्कूल हैं वो भी खोल दिए जाएंगे, जिसके चलते स्कूलों में फिर से रौनक लौटेगी। एक बार फिर से बच्चे स्कूल में पहुंचकर पढ़ाई कर पाएंगे। स्कूलों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। स्कूलों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन होगा, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। स्कूलों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रशासन ने टीचरों को ट्रेंड किया है। कुरुक्षेत्र में पुराने बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड के पास बनी दुकानों पर सीएम फ्लैंक की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है, साथ ही 3 आरोपियों को पकड़ा। सीएम फ्लैंक टीम के इंचार्ज रजनीश ने बताया है कि इस क्षेत्र से शिकायतें मिल रही थी कि इस क्षेत्र में शराब बेची जा रही है। प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र में शराब बेचना पूर्ण रूप से बैन है। लाइसेंस और गैर लाइसेंस कोई भी शराब नहीं बेच सकता है। आपको बता दें कि जब्त की गई शराब में 42 पेटी बियर, 24 पेटी अंग्रेजी और 6 देसी शराब बरामद की गई। जी, यहाँ पर काफ़ी टाइम से कंप्लेंट आ रही थी कि यहाँ पे शराब भी बेची जा रही है। तो जो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ लाइसेंस अनलाइसेंस कोई भी शराब बेचना परमिशनेबल नहीं है। तो आज हमने लोकल पुलिस की मदद से और एक्साइज डिपार्टमेंट की मदद से उनको साथ लेके यहाँ पे रेड की है। और यहाँ रेड करने के बाद एक दुकान के अंदर और 2 गाड़ियों के अंदर हमने शराब बरामद की है। और जो शराब की टोटल क्वान्टिटी 42 पेटीज है अभी तक। बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी इनकम टैक्स ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देश के बेहद चर्चित 7 बड़े इंटीरियर डिजाइनरों के यहां छापेमारी की है। दिल्ली से गुरुग्राम के करीब 20 से ज्यादा इंटीरियर डिजाइनर्स के यहां छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। इनकम टैक्स के विशेष सूत्रों के मुताबिक करीब 20 से ज्यादा लोकेशन पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा इंटीरियर डिजाइनर के आवास, दफ्तर के साथ ही अन्य लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। गुरुग्राम का नागरिक अस्पताल अब तरक्की का अड्डा बन चुका है। जेल से इलाज कराकर वापस लौटने वाले कैदियों के पास से नशीला पदार्थ बरामद हो रहा है। हैरत की बात यह है कि पुलिस की ओर से कैदी को डॉक्टर के पास ले जाने के दौरान नशीला पदार्थ उनके पास पहुंच रहा है। और ऐसा ही एक मामला भौंडसी थाना पुलिस ने दर्ज किया, जहां जेल प्रशासन ने भौंडसी थाना पुलिस को शिकायत दी है। पश्चिम बंगाल निवासी आरोपी जलील मलिक की तलाशी ली गई। वहीं आरोपी के पास से 10 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। गुरुग्राम में शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी के सिर पर किसी सिलबट्टे से वार कर दिया, उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मां बेटी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया, जबकि बेटी को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार है, लेकिन पुलिस ने केवल 2 दिन में ही आरोपी को दबोच लिया। ये पूरा मामला गुरुग्राम के खिड़कीदौला थाने का है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पलवल में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी में विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर 5 बॉर्डर्स की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। यहां तक कि सीमावर्ती नाकों पर वाहनों की जांच, अवैध शराब, नकदी, हथियार की सप्लाई पर रोक लगाई गई है। चुनाव में शरारती तत्व किसी तरह का खलल न डाल पाए, इसे लेकर कड़ी निगरानी और जांच की जा रही है। विकट परिस्थिति के मद्देनजर आबकारी विभाग और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए। वहीं बॉर्डर नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी हथियार समेत आवश्यक तकनीक उपकरणों के साथ तैनात किए गए हैं। बातचीत के दौरान होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया है कि निर्देशों की अवहेलना करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विधानसभा चुनाव यूपी के संदर्भ में आज डीसी साहब, एसपी साहब दोनों ने मिलकर दौरा किया था बॉर्डर का। जो एसपी साहब के आदेश अनुसार नाके लगाए हुए, जो उनके दिशा निर्देश अनुसार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आदेश दिए कि यहाँ पर शराबबंदी के लिए बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाए
और कोई बदमाश किस्म के लोग जो इलेक्शन के दौरान हंगामा ना कर सके। सोनीपत में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जहां सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर छोटू राम धर्मशाला से पैदल मार्च करते हुए सोनीपत लघु सचिवालय पहुंचे। लघु सचिवालय के मेन गेट पर धरना देकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि सरकार ने वादा किया था खराब फसल की जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिया जाएगा और पानी निकासी की व्यवस्था का भी समाधान जल्द करवा दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर भी किसानों ने विरोध किया है, जिसे लेकर किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा। ये मैसेज भिजवा दें उन्हें उसको आने का। तो ये है कि जो इस रबी के सीजन में जो बेमौसम बारिश से बहुत ज्यादा फसलें खराब हो गई हैं, तो पूरे जिले में स्पेशल गिरदावरी कराई जानी चाहिए और तुरंत प्रभाव से किसानों को मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए, क्योंकि कई किसानों की तो ऐसी स्थिति हो गई है, वे 8-8, 10-10 किलो के जमींदार हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए दाने नहीं हैं। तो तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी हो और मुआवजे का ऐलान किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि पिछले सीजन का, खरीफ के सीजन का मुआवजा अब तक नहीं मिला है, तो खरीफ के सीजन का मुआवजा भी किसानों को जल्द से जल्द दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग ये है कि जो पिछले वर्ष विधानसभा में किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण कानून पास किया गया है, जिसमें किसानों की सहमति अब नहीं ली जाएगी उनकी जमीन का अधिग्रहण करते समय, उनको सेक्शन 4, सेक्शन 6 के नोटिस नहीं दिए जाएंगे अब, तो उस भूमि अधिग्रहण कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में चौधरी चरण सिंह का वार्षिक कैलेंडर 2022 पर फोटो हटाए जाने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बाद नए कैलेंडर जारी किए गए, जिस पर चौधरी चरण सिंह का फोटो लगाया गया, लेकिन फोटो हटाए जाने का विरोध करने वाले हिसार के डॉक्टर विनीत महिला के तबादले को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके चलते 3 दिन में HAU के गेट पर धरना चल रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच में इस मामले का हल हो पाता है। तंबू को नहीं लाड़ दिए, अभी प्रशासन के वाइस चांसलर ऑफिस के अधिकारी यहाँ पर 4-5 आए थे और झज्जर में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा की जिला कमेटी की ओर से झज्जर उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता सुनील गिजादौड़ ने की। कर्मचारी यूनियन के नेता ने कहा है कि झज्जर ब्लॉक में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। वेतन की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया। जो हमसे टकराएगा और आज चौथा महीना भी फरवरी का, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी और समस्या ये है कि सर जो हमारा जो झज्जर ब्लॉक है, झज्जर ब्लॉक के सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह पिछले 3 महीने से नहीं आ रही है। अब इनको पारिवारिक आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही हमारे मातनी ब्लॉक में है, जिसमें कि 3रा महीना लग चुका है, लेकिन कोई इसकी दफ्तर की तरफ से भी कोई हमको आश्वासन ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है कि आपकी तनख्वाह कब तक आ जाएगी। लेकिन मजबूरवश होकर हमने एक दिवस को हमने जो दमन नीति विरोधी दिवस था उसमें भी हमने एक लेटर उप तहसीलदार को दिया था और DDPO को भी पहुंचाया था। ब्लॉक में तो हम बार बार इस बारे में अपना मतलब मौखिक रूप से बता ही रहे हैं, इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आज हमने मजबूरी वर्ष यहाँ पे अपना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो है रुकी हुई तनख्वाह वो जल्दी से। भिवानी में किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो चुकी है। सरसों की फसल में जलेबियां रोग आ चुका है। किसानों ने इस बार 3 लाख से ज्यादा एकड़ में सरसों की फसल अपने खेत में बोई थी। किसान भी खुश थे क्योंकि समय पर बारिश भी आई। किसानों का खर्चा भी कम लगा था, लेकिन अब किसानों के चेहरे पर एक उदासी देखने को मिल रही है। किसान चिंतित हैं क्योंकि जलेबिया रोग उनकी फसल में आ चुका है। कृषि विभाग का कहना है कि नमी के कारण ऐसा हुआ है और इसी के साथ किसानों ने कहा कि सरकार का तना सफेद होने लगा है। ऐसी फंगस की बीमारी आई है जो कि फसल को धीरे धीरे तबाह कर रही है। पहले फसल अच्छी से पकती थी और अब फंगस आने लगी है। और जो सरसम में भी जलेबिया रोग आ गया, बेमौसम की बारिश, रोज भगवान बादल करे रखे, डर लागे जा भी। पहले कपास को नहीं हुई, ये भी सरसम भी को नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।